हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। स्टूडेंट, आज जो लेक्चर है उसमें हम छोटी छोटी दो तीन चीज़ें जो कवर करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जो ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, जैसा कि ट्री स्पैनिंग हो गया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया, ट्री ट्रेवर्सल हो गया, और इसके अलावा डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उनमें ये टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होती हैं। सही है। तो इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। सही है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ट्री क्या है, तो कहता है ट्री इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो सिंपल सर्किट्स। अब देखें, ये ग्राफ है, लेकिन ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई सिंपल सर्किट नहीं होगा। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में हैमिल्टन सर्किट और जो है वो हमने पढ़ा था आइलर सर्किट, याद आया आपको? तो सिंपल सर्किट क्या है? जिसमें कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं बनता। जैसे यहाँ पर एक फैमिली ट्री दिखाया गया है, ठीक है, इसमें देखें कोई भी क्लोज सर्किट नहीं बन रहा, तो ये एक ट्री की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्राफ में जो है वो क्लोज पाथ या सर्किट बनते हैं, लेकिन ट्री में क्लोज पाथ या सर्किट नहीं बनते। अब इनमें देखिए कि कौन सा ट्री है कौन सा नहीं है। तो G1 की एग्जांपल ले लो, तो जी में कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनता। ठीक है, इसलिए ये एक ट्री की एग्जांपल है। अब यहाँ पर आ जाए, तो क्या G2 के अंदर कोई क्लोज पाथ बनता है जी? अगर मैं G2 की एग्जांपल ले लूँ, तो G2 के अंदर कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनता। ठीक है, नहीं बन रहा इस वक्त कोई भी क्लोज पाथ। इसका मतलब है कि G2 जो है ये एक ट्री है। सही है, क्लियर। और दूसरा ये है कि इसमें सारे के सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड भी हैं। अगर ऐसा ग्राफ हो या ऐसा सॉरी ट्री हो जिसके अंदर क्लोज पाथ बन रहा है और सारे के सारे वर्टिस कनेक्टेड नहीं हो, तो वो भी ट्री नहीं होगा। मिसाल के तौर पे G3 की एग्जांपल ले लें। G3 में एक क्लोज पाथ बन रहा है, वो कैसे बन रहा है ये देखें। अगर हम एग्जांपल लें, ए से जाएं हम, अगर हम डी की तरफ, डी से ई की तरफ, ई से दोबारा बी की तरफ, और बी से हम ए की तरफ, तो ये देखें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो गया, तो ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है G3 के अंदर। तो G3 एक ट्री नहीं है। अब G4 की एग्जांपल लें, तो G4 के अंदर जो है वो क्या है? G4 में अगर आप ए से एफ की तरफ जाएं या एफ से ए की तरफ जाएं, तो आप सी, ई और डी और बी के पास नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई क्लोज सर्किट तो नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड भी नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, दो ग्राफ हैं, एक ए एफ है और एक डी बी ई और एफ, दूसरा ग्राफ ये है, लेकिन ये आपस में ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक ट्री नहीं बन सकता। जबकि आप G1 और G2 की एग्जांपल ले लें, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने ई से बी जाना है, तो आप ई से एफ, एफ से सी, सी से बी जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है इस ग्राफ के अंदर, अगर आपने किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जाना है, लेट्स से आपने डी से जाना है ई की तरफ, तो आप डी से सी, सी से एफ, एफ से ई जा सकते हैं। यानी कि किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें और किसी भी एक वर्टेक्स पे आप एंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि ये कनेक्टेड और क्लोज पाथ भी नहीं है, तो G1 एक ट्री है। G2 में भी इसी तरह ही है। अब देखें, आपने अगर सी से बी तक जाना तो आप जा सकते हैं, सी से ए जाएं, ए से एफ जाएं, एफ से ई जाएं, ई से आप बी चले जाएं, सी से आप डी तक जा सकते हैं। सही है, तो ये भी एक ट्री है। क्लियर जी। अब आगे चलते हैं जी। अब आ जाए रूटेड ट्री की एग्जांपल लें। अब वो कहता है कि रूटेड ट्री में ये होता है कि हम एक जो वर्टेक्स है उसको रूट बना लेते हैं और बाकी सारे वर्टिसेस उससे अवे चले जाते हैं। जैसे कि इस ये एक ट्री है, ठीक है, इसमें वो कहता है कि अगर ए एक रूट है, तो बाकी सारे वर्टिसेस जो हैं उससे अवे चले जाएंगे। सही है, जैसे कि समझ लें कि एक दादा है, दादे के आगे कह रहे हैं कि एक इंसान है, उसके आगे बच्चे हैं, फिर उसके आगे से मजीद बच्चे हैं, तो एक डायरेक्शन बन जाती है फ्रॉम द रूट। सही है। अच्छा जी, इसी तरह अगर सी को एक रूट मान लेता है, तो सी से जितने भी बाकी वर्टिसेस होंगे वो सी से अवे चले जाएंगे, जो सी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, जो सी के साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें ये इस्तेमाल होती हैं, बार बार यूज होती है, इनका यूज बहुत ज्यादा है। वो कहता है कि सबसे पहले कि पेरेंट क्या होता है। वो कहता है सपोज दैट टी इज अ रूटेड ट्री। रूटेड ट्री है, अब ठीक है जी, क्लियर है। टर्मिनोलॉजी ये वाली किसके लिए यूज होगी? रूटेड ट्री के लिए। सपोज दैट टी इज अ रूटेड ट्री इफ वी इज अ वर्टेक्स इन टी। ठीक है, वी क्या है? टी का वर्टेक्स है। अदर देन द रूट, रूट के अलावा।
द पेरेंट ऑफ वी इज द यूनिक वर्टेक्स यू सच दैट देयर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम यू टू वी। अब इसका क्या मतलब है? लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, चले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके ही समझा देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि वी क्या है, यू क्या है, यू एक रूट है, ठीक है, ये वाला वर्टेक्स क्या है, रूट है, ठीक है, और एक वी भी है, वी भी एक उसी ट्री का ही एक वर्टेक्स है। तो यू से अगर मैं एरो बना दूंगा किसकी तरफ, वी की तरफ, तो यू जो है ये वी का पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका उलट भी कर दूं, वी से यू की तरफ कर दूं, तो वी जो है ये यू का पेरेंट हो जाएगा। क्लियर जी, सिंपल है। अब इसी तरह चाइल्ड क्या है, तो वो कहता है कि वी क्या होगा, चाइल्ड होगा। अगर यू वी का पेरेंट है तो वी क्या हो जाएगा, उसका चाइल्ड हो जाएगा। वर्टिसेस विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स क्या है, अगर हम पीछे वाला एग्जांपल लें तो यहाँ पर देखें, तो अब ए जो है वो बी का भी पेरेंट है, ए सी का भी पेरेंट है और ए डी का भी पेरेंट है, तो सिबलिंग्स है बी सी और डी, ठीक है जी, जिनका सेम पेरेंट होगा वो सिबलिंग्स होंगे। एंसेस्टर्स क्या है, कहते थे एंसेस्टर्स ऑफ वर्टेक्स अदर देन द रूट आर द वर्टिसेस इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू दिस वर्टेक्स, ठीक है जी। यानी कि पाथ के अलावा अगर रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं किसी भी वर्टेक्स के, लोग कह रहा हूँ कि जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं रूट के और उस टर्मिनल वर्टेक्स के दरमियान में, वो उसके एंसेस्टर्स होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एफ की बात करूं, तो एफ से अगर मैं रूट सी तक जाता हूं, ठीक है, तो कितने लोग आ रहे हैं, एफ से बी आ रहा है, बी से ए आ रहा है और बी से सी आ रहा है। तो एफ के ऊपर जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं रूट तक, वो इसके क्या होंगे, एंसेस्टर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जी की एग्जांपल लेता हूँ, तो जी से ए तक बी आ रहा है और ए आ रहा है, तो ए और बी दोनों के दोनों जी के एंसेस्टर्स हैं। क्लियर, समझ आ गई है? अब आ जाए आगे। डिसेंडेंट्स क्या है, डिसेंडेंट्स ये है कि वर्टेक्स के नीचे जितने भी लोग जाएंगे वो उसके डिसेंडेंट्स होंगे। जितने भी लोग कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जेहन में एग्जांपल चल रही होती है, जैसे एक फैमिली ट्री होता है, तो इसलिए मैं बार बार लोग बोल देता हूँ। तो जितने भी एक वर्टेक्स से नीचे जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं वो उसके डिसेंडेंट्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर बी की, ठीक है, तो बी के डिसेंडेंट्स में एफ आता है और जी आता है, सही है, क्लियर। इसी तरह सी है, सी के डिसेंडेंट्स में ए आता है, फिर बी आता है और एफ आता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ए की एग्जांपल लूँ, तो ए के डिसेंडेंट्स में डी आता है, ए के डिसेंडेंट्स में बी आता है, ए के डिसेंडेंट्स में जी आता है और एफ आता है। यानी कि ए से नीचे जितने भी जो वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे ए के डिसेंडेंट्स में हैं, डी, बी, जी और एफ। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब लीफ क्या है, लीफ क्या है, ऐसा वर्टेक्स जिसका कोई भी आगे से चाइल्ड नोड नहीं है या चाइल्ड वर्टेक्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखें, तो एफ, जी और ई का आगे, और डी भी, एफ, जी, ई और डी, इनका कोई भी आगे चाइल्ड नहीं है, तो ये सारे के सारे वर्टिसेस क्या होंगे, ये लीफ होंगे। इंटरनल वर्टिसेस क्या है, वो कह रहा है कि वर्टिसेस जिनके चिल्ड्रन होते हैं वो इंटरनल वर्टिसेस होंगे। तो अब चलते हैं जी, इंटरनल वर्टिसेस क्या है, ये देखें। बी एक इंटरनल वर्टेक्स है क्योंकि बी के दो चिल्ड्रन है, एफ और जी। सी भी एक इंटरनल वर्टेक्स है क्योंकि सी का एक चाइल्ड है, ई। क्या ए एक इंटरनल वर्टेक्स है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के तीन चाइल्ड है, डी, सी और बी। तो ए भी एक इंटरनल वर्टेक्स है क्योंकि इंटरनल वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है, कि ऐसा रूट या ऐसा नोड जिसके जो है वो चाइल्ड हो या चिल्ड्रन हो। तो ए के तीन चिल्ड्रन है, बी, सी और डी। बी के दो चिल्ड्रन है, एफ, जी। सी का एक चाइल्ड है, ई। तो बी, सी, डी और ए सारे के सारे क्या हैं, इस केस में क्या है, बिल्कुल इंटरनल वर्टिसेस। सब ट्री क्या है, यानी कि ट्री का भी आगे से काट के बना दें कोई हिस्सा, तो वो उसका सब ट्री हो जाएगा। आगे जाके इसकी भी एग्जांपल जो है हम करते हैं। चलिए हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, तो कहता है कि जनाब आप बताएं कि ये जो नीचे इसका ये रूटेड ट्री की एग्जांपल ही ले लें। कहता है इन द रूटेड ट्री, ये रूटेड ट्री ही है क्योंकि हमने यहाँ पर ए को एक रूट बना लिया। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, यहाँ पर ए हमारा एक रूट है, सही है जी।
ए हमारा एक रूट है। चलें, अब वो कहता है कि फाइंड द पेरेंट ऑफ सी। तो सी के पेरेंट्स में क्या आएगा, ये देखिए सी के पेरेंट में सिर्फ जी है, सॉरी सी के पेरेंट में जो है वो सिर्फ बी है, तो सी का पेरेंट हो जाएगा बी। फिर वो कहता है फाइंड द चिल्ड्रन ऑफ जी, फिगर आउट, यानी कि हमने चिल्ड्रन ऑफ जी बताना है। जी के कौन कौन से चिल्ड्रन है, जी के चिल्ड्रन में एच आता है, आई आता है और जे आता है। ये जो नीचे के एल एम है ये जी के चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। जी के चिल्ड्रन वो है जो डायरेक्टली जी के साथ कनेक्ट है और जी से नीचे है। द सिबलिंग्स ऑफ एच, अब एच के सिबलिंग्स कौन से होंगे, वो ही जिनका पेरेंट एच के पेरेंट वाला होगा। तो एच का पेरेंट है जी, तो एच का पेरेंट चूंकि जी है तो आई का पेरेंट भी जी है और जे का पेरेंट भी जी है, तो एच के सिबलिंग्स होंगे आई और जे। इसी तरह कहता है ऑल एंसेस्टर्स ऑफ ई। एंसेस्टर्स मतलब ये है कि हमने ई से ऊपर रूट तक जाना है और रास्ते में जितने भी वर्टिसेस आएंगे वो सारे के सारे ई के क्या हो जाएंगे, एंसेस्टर्स। तो ई से ऊपर जाते हैं, तो ई से अगर ऊपर जाएं तो रास्ते में सी आता है, बी आता है और ए आता है। तो ई के जो एंसेस्टर्स हैं वो सी है, ठीक है जी, बी है और ए है। क्लियर। इस तरह कहता है कि आल डिसेंडेंट्स ऑफ बी, बी के सारे डिसेंडेंट्स निकालें। तो बी के अगर मैंने डिसेंडेंट्स निकालने हैं जी, तो बी के डिसेंडेंट्स कौन से होंगे, जो बी से नीचे आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं जी। अगर बी से नीचे आए तो सी है, डी है और ई भी है। तो इस तरह से जो बी के डिसेंडेंट्स में आते हैं सी, डी और ई। ऑल इंटरनल वर्टिसेस, वो वाले इंटरनल वर्टिसेस, यानी कि इंटरनल वर्टिसेस वो वाले वर्टिसेस होते हैं जिनके चिल्ड्रन हो या चाइल्ड हो किसी का, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो सबसे नीचे से एग्जांपल है, तो डी, ई, के, एल, एम ये तो नहीं है क्योंकि इनके चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। सी के दो चिल्ड्रन है, तो सी एक इंटरनल वर्टेक्स है। इसी तरह एच का भी एक चाइल्ड है, तो एच भी एक इंटरनल वर्टेक्स है। आई जो है इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो आई इंटरनल वर्टेक्स नहीं है। जे के दो चाइल्ड चिल्ड्रन है, तो जे एक इंटरनल वर्टेक्स है। क्या जी है, बिल्कुल जी भी इंटरनल वर्टेक्स है क्योंकि जी के भी आगे से तीन चिल्ड्रन है, एच, आई और जे। क्या एफ है, एफ नहीं है क्योंकि एफ जो है इसके इंटरनल, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये इंटरनल वर्टेक्स नहीं है। बी है, तो बी भी बिल्कुल है जी, बी का एक चाइल्ड है सी। क्या ए जो है ये इंटरनल वर्टेक्स है, ये रूट भी है ऑब्वियसली और ये इंटरनल वर्टेक्स भी है क्योंकि इसके तीन चिल्ड्रन है, बी, एफ और जी। और लीव्स कौन कौन से हैं, लीव्स हैं जनाब वो वाले जिनके कोई भी जो है वो चाइल्ड या चिल्ड्रन नहीं है। तो इसमें डी जो है एक लीफ है, ई जो है ये भी लीफ है, के भी लीफ है, एल भी लीफ है, एम भी लीफ है, इसी तरह आई भी लीफ है और एफ भी एक लीफ है, ठीक है। वो कह रहा है कि जनाब एक सब ट्री ड्रॉ करें जिसका रूट जो है आप जी, तो इतना हिस्सा जो आप काट लें, ये लें, इतना हिस्सा अगर आप काट लेंगे इस ट्री से तो इसका सब ट्री बन जाएगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर जी। तो ये बन गया जी सब ट्री ऑफ रूटेड ट्री। एक और एग्जांपल करते हैं जी ताकि आपके कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। तो पहले तो ये देखें कि इसके अंदर इस ग्राफ इनमें से कौन कौन से ट्रीज जो है वो ग्राफ हैं। तो पहले वाला ग्राफ है, या पहले तो वीडियो को पॉज करें ना और खुद सॉल्व करें और देन मेरा आंसर जो है वेरीफाई कर लें, मेरे आंसर्स के साथ अपना आंसर जो है आपका। तो अब पहले वाला क्या है, ट्री है। क्यों ट्री है जी, क्योंकि ये कनेक्टेड है और कोई क्लोज सर्किट नहीं है। क्या बी वाला ट्री है, बी वाला ट्री नहीं है क्योंकि ये डिसकनेक्टेड है, सही है। सी वाला ट्री है, बिल्कुल ट्री है जी क्योंकि क्लोज पाथ भी नहीं है और कनेक्टेड भी है। क्या डी ट्री है, ट्री नहीं है क्योंकि ये वाला एक क्लोज पाथ इसके अंदर बन रहा है या सर्किट बन रहा है, तो ये डी जो है वो ट्री नहीं है। ई ट्री है, ई बिल्कुल एक ट्री है। तो क्या एफ एक ट्री है, तो ये भी ट्री नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें तो वापस एक क्लोज्ड जो है वो पाथ यानी कि सर्किट बन रहा है, तो एफ वाला भी ट्री नहीं है। अब आ जाए यहाँ पर, तो इसमें कह रहा है कि आप बताएं कि रूट कौन सा वर्टेक्स है, तो हमें नजर आ गया कि ए जो है ये रूट है, ठीक है जी, तो ए इसका आंसर आ गया। तो कहता है कि इंटरनल वर्टिसेस कौन कौन से हैं जी, इंटरनल वर्टिसेस वो हैं जिनके चिल्ड्रन हैं। तो जनाब इंटरनल वर्टिसेस में बी के चिल्ड्रन हैं जी, ई और एफ। इसी तरह एफ के भी तीन चिल्ड्रन हैं, तो एफ भी एक इंटरनल वर्टेक्स बन गया। सी भी बन गया क्योंकि सी के भी आगे से चिल्ड्रन हैं। और डी जो है डी भी बन गया। इसी तरह एच भी बन गया, ठीक है जी। एच के साथ साथ जो है वो जे भी बन गया, ठीक है जी।
इसी तरह जिन जिनके इंटरनल वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो, जिनके चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे इंटरनल वर्टिसेस बन गए। लीव्स कौन से हैं जी? जिनके चिल्ड्रन नहीं है, जिसमें जैसे कि ई हो गया, के, एल, एम, एन, ये तीनों जो है लीफ हैं। इसी तरह जी जो है ये भी एक लीफ है, और पी भी लीफ है, इनके चिल्ड्रन नहीं है। एस भी है लीफ, ठीक है। आई भी है जी, के भी है, इसी तरह आर भी है, ठीक है जी। और जो है यू, ये सारे के सारे जो है वो लीव्स हैं। अच्छा, इसी तरह वो कहता है कि जनाब जी जे के चिल्ड्रन बताएं, तो जे के चिल्ड्रन क्या है जी? जे कहाँ पे? ये जे है। जे के चिल्ड्रन में क्यू आता है और आर आता है, सही है। वो कह रहा है कि एच के पेरेंट्स बताएं, तो एच के पेरेंट जो है वो सिर्फ कौन सा है? सी है। आप यहाँ पे गौर करें कि एच का पेरेंट में ए नहीं आता, क्योंकि ए जो है वो एच के एंसेस्टर्स में से होता आता है, लेकिन पेरेंट नहीं है उसका। क्लियर? पेरेंट नोड नहीं है उसका। व्हाट आर द सिबलिंग्स ऑफ ओ? ओ के सिबलिंग्स में पी आता है, क्योंकि पी का पेरेंट जो है वो एच नोड है, तो ओ का भी पेरेंट जो है वो एच नोड है। एंसेस्टर्स ऑफ एम, तो एम से आप क्या करेंगे, कैसे मालूम करते हैं एंसेस्टर्स ऑफ? एंसेस्टर्स हम क्या करेंगे कि एम से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, और हम रूट तक जाएंगे, तो एम से एफ चले गए, एफ से बी और बी से जी। तो जो ये है एम के एंसेस्टर्स। डिसेंडेंट्स ऑफ बी क्या है? तो जो बी से नीचे आ रहे हैं वो बी के डिसेंडेंट्स है, सही है, डिसेंडेंट्स ऑफ बी। तो बी से नीचे आए तो ई जो है ये बी के डिसेंडेंट्स में आता है। इसी तरह एफ, एल, ठीक है, एम और एन, ये सारे के सारे बी के डिसेंडेंट्स में से आते हैं। आई होप कि आपको ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।